हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमएस सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC1 जिसका नाम है एंशिएंट सिविलाइजेशन, इससे आज यूनिट 4 का एक टॉपिक आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक का नाम है ग्रीस ड्यूरिंग होमर, अर्थात होमर कालीन सभ्यता संस्कृति। ठीक है, होमर कालीन संस्कृति। तो चलिए बिना समय गवाए हम जल्दी से अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। होमर काल में यूनान की सभ्यता और संस्कृति, इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। नील, असीरियन, बेबीलोनियन, हिंदू, क्रीट आदि सभ्यताओं के अध्ययन करने के बाद जब हम यूनानी सभ्यता की ओर देखते हैं तो इस बात का आभास तुरंत होने लगता है कि हमारे पूर्वज ने उषा की बेला को पार कर प्रभात में प्रवेश किया। सभ्यता से संबंधित विभिन्न तत्व जो अब तक धूमिल प्रकाश में दृष्टिगोचर हो रहे थे, यूनानी सभ्यता में स्पष्ट रूप से प्रकाशित होने लगा। इसी कारण समस्त विद्वान एकमत होकर इस बात को स्वीकार करते हैं कि आधुनिक विश्व का निर्माण करने में जितना योगदान यूनानी सभ्यता का है उतना अन्य किसी सभ्यता का नहीं। संपूर्ण संसार ग्रीकों का ऋणी है। यूनानी सभ्यता की प्रशंसा करते हुए कभी शैले ने कहा है, हम सब यूनानी हैं, हमारी विधि, हमारा साहित्य, हमारा धर्म और हमारी कला के बड़े जड़ें यूनान में हैं। इसी प्रकार HAL फिशर ने कहा है कि हम यूरोपियन हेलास, जिसको हम लोग यूनान भी बोलते हैं, हेलास का अर्थात यूनान के पुत्र हैं। इतिहासकार विल इयरेट ने लिखा है कि मशीनों के अतिरिक्त हमारी संस्कृति कदाचित ही कोई ऐसा तत्व हो जिसका उद्भव यूनान में ना हुआ हो। हमारी संस्कृति में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसकी प्रेरणा यूनान से ना मिले। टाइनबी ने यूनान के विषय में लिखा है कि यूरोपीय सभ्यताओं का ज्ञान के समाज रूपी शरीर में इस प्रकार विकास हुआ जिस प्रकार बच्चे का गर्भ में होता है। तो इस प्रकार से होमर काल में यूनान की सभ्यता पर विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं। अब होमर युग की विशेषताओं पर हम प्रकाश डालें, उनकी सभ्यता और संस्कृति पर, तो देखते हैं कि होमर युग का समय 1200 से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस युग को वीर गाथा काल के नाम से भी पुकारा गया है। यूनान के सर्वप्रथम कवि होमर ने 2 अमर महाकाव्य इलियाड और ओडिसी की रचना की। इसी रचना के कारण इस युग का नाम होमर युग रखा गया। इन दोनों महाकाव्यों को यूनानी संस्कृति में वे ही स्थान प्राप्त हैं जो भारतीय संस्कृति में रामायण और महाभारत को प्राप्त हैं। इन दोनों महाकाव्यों में वर्णित वीरों की गाथाएं जनमानस पर सदा के लिए अंकित हो गई हैं तथा भावी पीढ़ियों को अपने आदर्शों से अनुप्राणित करती रही हैं। यूनान के ऐतिहासिक काल में योद्धा अपने आप को महाकाव्यों में वर्णित वीरों के आदर्शों में ढालना चाहते थे। इन महाकाव्यों के अध्ययन से हमें तत्कालीन यूनानी संस्कृति एवं सभ्यता का परिचय मिलता है। होमर कालीन सभ्यता की राजनीतिक दशा पर हम देखेंगे, थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि इनकी राजनीतिक दशा पर हम यूनान पाते हैं कि इस युग में यूनान कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों का शासक राजा होता था और शासन कार्य में एक परिषद या कौंसल से परामर्श लेता था।
इस काउंसिल के सदस्य उसके राज्य के सम्मानित व्यक्ति होते थे। काउंसिल की सहमति के बिना कुछ नहीं हो सकता था। इस काउंसिल का नाम ब्यूल था। बाद में विकसित होने वाले उच्च कुल तंत्र का बीज रूप हमें में से मिलता है। राजा एवं काउंसिल के अलावा जो तीसरी राजनीतिक संस्था थी, जनसाधारण की आम सभा, इसे एगोरा कहा जाता था। यह स्वतंत्र नागरिकों की आम सभा होती थी जो बाद में जनतंत्रवाद की आधारशिला सिद्ध हुई। इस आम सभा में राज्य या राष्ट्र के सभी स्वतंत्र नागरिक काउंसिल द्वारा प्रस्तावित विषयों पर अपनी सहमति प्रकट करते थे। जनता की इस सभा को केवल सहमति देने के अलावा किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं कर सकती थी। इन दोनों राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा राजा शासन कार्यों का संचालन करते थे। राजा अपनी प्रजा का प्रमुख पुरोहित, सर्वोच्च न्यायाधीश एवं प्रधान सेनापति भी होते थे। राजा को प्रजा से देवतुल्य सम्मान प्राप्त होता था। सार्वजनिक भोज में उसे मुख्य अतिथि की सम्मानित जगह मिलती थी। युद्ध के लूट की सबसे अच्छी वस्तु उसे प्राप्त होती थी। प्रत्येक राजा अपने सहायकों अथवा साथियों से घिरा रहता था। ये सहायक राजा के साथ उसके महलों में भी रहते थे और ये लोग उच्च राजकीय पदों का भार संभालते थे। इस प्रकार से हम पाते हैं कि होमर काल की राजनीतिक व्यवस्था इन दोनों आधारभूत संस्थाओं के माध्यम से संचालित होती थी। अब हम इनके सामाजिक दशा को देखें तो हम पाते हैं कि सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला पारिवारिक व्यवस्था होती थी। परिवारों के समूह से ही समाज का निर्माण होता था। तात्कालीन समाज की राजनीतिक शक्ति भी परिवार में ही निहित होती थी। इस काल में यूनानी गांव में रहते थे जो कई परिवार के समूह होते थे। परिवार का प्रमुख सदस्य परिवार के सभी सदस्यों पर नियंत्रण रखते थे तथा सभी सदस्य सहर्ष उसकी आज्ञा का पालन भी करते थे। तात्कालीन भूमि संबंधी व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी व्यक्ति नहीं वरन पूरा परिवार ही होता था। किसी नए प्रदेश को विजित करने के बाद राजा भूमि का विभाजन परिवारों के बीच कर देते थे। तत्कालीन धार्मिक विश्वासों के अनुसार मृत व्यक्तियों को जिस स्थल पर दफनाया जाता था वह भूमि सदा के लिए इन्हीं की हो जाती थी। इस कारण उस स्थान का श्रद्धा पूर्वक देखभाल करना मृत व्यक्तियों के वंशजों का परम कर्तव्य माना जाता था। कई परिवारों के समूह को सिरादरी कहा जाता था। एक सिरादरी के लोग कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करते थे। ये धार्मिक अनुष्ठान इनकी भावनात्मक एकता के प्रतीक होते थे। कई ग्रामों के समूह कायले या ट्राइब कहे जाते थे। समाज 4 भागों में विभक्त थे। सबसे सम्मानित कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग के बाद खेतिहर वर्ग था। तीसरा वर्ग स्वतंत्र श्रमिकों का और चौथा वर्ग जो था वह निम्नतम वर्गों का था जो दास कहलाता था। ये युद्धबंदी होते थे अथवा समुद्री लुटेरे से खरीदे जाते थे। यूनानी काल में निर्धनों के भोजन में अन्न, मछली तथा सब्जियां शामिल थे। वे रोटी की जगह लंबे पतले केक का प्रयोग करते थे। धनी व्यक्ति मदिरा पान करते थे। होमरकालीन समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। स्त्रियां प्रेरणा की स्रोत मानी जाती थीं। सुंदर स्त्रियों के लिए कई युद्ध भी हुए हैं। उन्हें सामाजिक जीवन में भाग लेने की
पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी। विवाह कन्या के पिता द्वारा किया जाता था। समाज के कुछ अजीब प्रथा से भी प्रचलित थी, जो तत्कालीन सामाजिक विचारों के अनुसार मान्य थी। एक अजनबी व्यक्ति किसी नए स्थान पर मारा जा सकता था, पर यदि वह उस स्थान से किसी व्यक्ति का अतिथि बन जाए तो उसे कोई मार नहीं सकता था। समुद्री यात्रियों और जहाजों को लूटना भी बुरा नहीं समझा जाता था। अब होमर कालीन संस्कृति के आर्थिक जीवन की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि होमर युग में समाज के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि तथा पशुपालन होता था। यहाँ की मुख्य पैदावार गेहूं, जौ, बाजरा आदि थी। संपत्ति का मूल्यांकन पशुओं की संख्या से किया जाता था। इस तरह यह सभ्यता ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता से मिलती जुलती है। वस्त्र निर्माण यहाँ का प्रमुख उद्योग था। प्रोफेसर बर्न्स के अनुसार प्रत्येक गृहस्वामी अपनी आवश्यकता के उपकरणों का निर्माण, भोजन तथा वस्त्र निर्माण आदि स्वयं कर लेते थे। पशुओं में गाय, भेड़, बकरी आदि पाले जाते थे। तांबा, सोना या बैलों के द्वारा वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण किया जाता था। होमर काल की सामाजिक हो गई, आर्थिक हो गई और उनकी राजनीतिक दशा का वर्णन हो गया। अब हम उनके धर्म तथा दर्शन पर प्रकाश डालें तो हम देखते हैं कि उनका धर्म एवं दर्शन जो था, होमर युग में मनुष्य सांसारिक, आशावादी, भौतिकवादी और उपयोगितावादी होते थे। लोग अपना जीवन आनंद पूर्वक जीना चाहते थे। नैतिकता की ओर ध्यान देकर यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया था। आत्मा और परमात्मा, नियम, प्राणायाम और लोक परलोक के विषय में लोग चिंतित नहीं थे। पाप पुण्य पर भी ये विचार नहीं करते थे। इनके देवी देवताओं में मुख्य रूप से सभी गुण विद्यमान पाए जाते थे। ये लोग बहुदेववादी और प्रकृति की शक्ति को देवता समझकर उसकी पूजा करते थे। यूनान के मुख्य देवताएं जीसस, पोसियन, हेस्ट्रिया, हेड्रस, जीयस का पुत्र एटिन, अपोलो, जीयस की पुत्री एथेना, इरोम, हर्मीस आदि थे। लोग भौतिक सुख की प्राप्ति हेतु इन देवी देवताओं की पूजा करते थे तथा इनके लिए मंदिर बनवाते थे। इनका धर्म जटिल कर्मकांड और पुरोहितों के प्रभाव से मुक्त होता था। फिशर ने इस पर लिखा है कि ग्रीस की सभ्यता जो होमर युग के धर्म में निहित थी, दिन प्रतिदिन समृद्ध होती चली गई। अब इनके धर्म दर्शन के पश्चात हम इनके सांस्कृतिक जीवन को देखें तो हम पाते हैं कि होमर युग यूनानी इतिहास में संघर्ष कला के नाम से प्रसिद्ध है। शिक्षा का रूप व्यवहारिक था। इसका उद्देश्य सुख प्राप्त करना था। इस युग में सामरिक अथवा युद्ध गीत गाए जाते थे। यही इनका काव्य था और यही इनका इतिहास। इलियड ने बेलरफान की कथा से लेखन कला के अस्तित्व का ज्ञान होता है। कला के यथार्थ क्षेत्र में इस युग में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। नक्काशी व उत्कीर्ण कला का प्रचलन अवश्य था, परंतु चित्रकला का कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। इस युग में अन्य प्राचीन सभ्यताओं की भांति कोई लिखित विधि व नियम नहीं थे। नियम व विधि जातिगत परंपरावादी थे, जिनके अनुसार सामाजिक एवं व्यक्तिक जीवन निर्वाह करते थे। न्यायिक क्षेत्र में ये पूर्ण निर्णयवाद के स्थान पर समन्वयवाद को मानते थे, जो तत्कालीन समाज के युग के अनुकूल रहा। ठीक है, अब इन सब चीजों को देखने के बाद हम होमर काल के, होमर युग का मूल्यांकन करेंगे। होमर काल साहित्यिक व ऐतिहासिक
दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें हमें पुरातन यूनान के जीवन के प्रत्येक पक्ष का दर्शन होता है। इतिहासकार रॉबिन्सन ने लिखा है कि होमर की कृतियों में पाश्चात्यकालीन यूनानियों को केवल साहित्यिक दृष्टि से निराला उत्कृष्ट महाकाव्य ही प्राप्त नहीं हुआ, अपितु इसमें सादगी एवं लालित्य से पूर्ण वातावरण का सृजन भी हुआ है। यूनानियों पर होमर का प्रभाव जीवन व्यापी था। जीवन का हर क्षेत्र होमरमय हो चुका था। वही इनका प्रेरणा स्रोत था। स्वयं सिकंदर होमर के महाकाव्य इलियड की प्रति सदैव अपने तकिए के नीचे रखकर सोया करता था। यूनान के इतिहास में इतिहासकार, कहानीकार, कवि, नाटककार, मूर्तिकार व चित्रकार सभी होमर से बहुत प्रेरित होते थे। इस प्रकार से हम पाते हैं कि ग्रीस जिसको हम लोग हिंदी में यूनान भी कहते हैं या ग्रीक शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये सभी चीजें एक ही होती हैं। तो ग्रीस या यूनान या ग्रीक के लोगों का जो जीवन था होमर काल में वो काफी सरल था और उस काल में इलियड और ओडिसी नाम के दो महाकाव्यों की रचना होमर के द्वारा की गई थी और होमर के द्वारा इन दो महाकाव्यों की रचना के कारण ही इस काल का नामकरण होमर युग रखा गया था। इनका जीवन, इनकी संस्कृति, इनके रीति रिवाज, इनका धर्म, इनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं को देखने के पश्चात यह सहज ही बोध हो जाता है कि यह युग जो था कला और संस्कृति के विकास का युग था। और एक उदाहरण के रूप में हमने पाया कि सिकंदर जो महान विजेता बनने के लिए निकला था वह भी होमर काल में लिखे ग्रंथ इलियड के प्रति काफी श्रद्धा रखता था। वह प्रतिदिन उस इलियड की प्रति को अपने बिस्तर में अपने तकिए के नीचे रख के सोया करता था, जिससे यह ज्ञात होता है कि उस काल में कितना सम्मान दिया जाता था अपने महाकाव्यों को। तो इस प्रकार से हम इस विषय को यहीं पे समाप्त करेंगे। हम अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।